बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपनी इंजीनियरिंग जियोलॉजी की नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ और एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ से आगे जाएंगे। आज की वीडियो में हम ये वाले टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। हीट सोर्स कौन कौन से हैं अर्थ के, जिससे अर्थ जो है वो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूसली चेंज हो रही है या उसमें मूवमेंट है, वो सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। जियोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं वो देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि अर्थ को बने हुए कितना टाइम हो गया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हीट सोर्स ऑफ अर्थ क्या है। देर आर टू मेन हीट सोर्सेस, ठीक है। और इसकी वजह से ही इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस आ रहे हैं अर्थ के अंदर और अर्थ के बाहर बहुत सारे। इनको हम हीट इंजन कहते हैं जियोलॉजी की लैंग्वेज में। तो इनकी बुनियाद पे इनको दो जो है वो इंजन्स पे डिवाइड किया गया है। एक इंटरनल हीट इंजन है और एक एक्सटर्नल हीट इंजन है। अब इंटरनल हीट इंजन पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम ज़मीन के अंदर जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो टेम्परेचर जो है वो राइज करता है, यानी बढ़ता है, गर्मी ज़्यादा होती है। तो heat temperature inside the earth is named as internal heat engine. The effect of this internal heat engine on the crust is of great significance. इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है इंजीनियरिंग जियोलॉजी में, क्योंकि आगे जाके हमने जो पढ़ना है टेक्टोनिक फोर्सेस कैसे क्रिएट होती हैं। सॉरी। As we go down in the interior of the earth, temperature rises and rocks start melting. द हॉट मंटल मटेरियल इज़ अंडर ग्रेट प्रेशर। अब जो मंटल की लेयर हमने पढ़ी थी पिछली वीडियो में, उसमें ऊपर से प्रेशर बहुत ज़्यादा लग रहा होता है और नीचे से हीट इफेक्ट है, ठीक है। ये दोनों कंबाइन करके उसके ऊपर जो है वो एक फोर्स क्रिएट करती हैं। मूवमेंट ऑफ दिस मटेरियल टेक प्लेस इन डेप्थ एंड क्रिएट फोर्सेस। अब मैंने स्टेनोस्फेयर की जो लेयर थी वहाँ पे बताया भी था कि इसके ऊपर मूवमेंट्स होती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की। तो वो मूवमेंट्स क्रिएट करने के लिए ये फोर्स लगाती है, मतलब हीट इंजन जो है वो उसकी फोर्स होती है जिसकी वजह से वो मूवमेंट होती है। दीज फोर्सेज जनरेट इनसाइड द अर्थ आर कॉल्ड टेक्टोनिक फोर्सेज। इसको हम टेक्टोनिक फोर्स का नाम देते हैं जियोलॉजी में। These are responsible for deformation of rocks, vertical and horizontal movement of portions of the crust and building of mountain ranges. इसकी वजह से स्लाइडिंग करने से अगर एक प्लेट दूसरी प्लेट पे चढ़ जाए तो माउंटेन बन जाती हैं। और ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल मूवमेंट क्या भी बाइस बनती हैं टेक्टोनिक फोर्सेस। और यही अगर स्टोर हो जाए रॉक्स में, जैसे हमारे सर हमें बताया करते थे कि अगर छड़ी को हम बेंड करते हैं तो उसमें एनर्जी थोड़ी देर तक स्टोर होती रहती, फिर जब उसकी वो यानी ताकत से ज़्यादा हो जाती है, रेंज से ज़्यादा हो जाती है, तो वो झटके से टूट जाती है। तो अगर इसी तरह ये स्टोर यानी रॉक्स में उसकी ताकत तक स्टोर होती रहे और फिर उसकी ताकत से ज़्यादा हो जाए, झटके से टूट जाएं, तो फिर अर्थक्वेक्स आते हैं। अर्थक्वेक्स के बाद अगर वो एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो फिर उसकी वजह से जो है वो रॉक्स मेल्ट हो जाती हैं, ठीक है। मेल्ट होने से वो रॉक्स जो है वो मैग्मा या लावा जिसको हम बोलते हैं वो बन जाती हैं, और वोल्केनिक eruption यानी जहाँ पे वीक जोन होते हैं, फॉल्ट्स होते हैं, क्रैक्स होते हैं, वहाँ से वो बाहर रप्ट होती हैं प्रेशर से, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रही होती है, तो वो प्रेशर से बाहर आती हैं और बाहर आके सॉलिडिफाई हो जाती हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ को हम वोल्केनिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी एक्सटर्नल हीट इंजन और उसके इफेक्ट्स। एक्सटर्नल हीट इंजन हम कहते हैं सोलर हीट को, यानी जो सन से हमारे पास ज़मीन में हीट आ रही है उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, और इसको हम जो है वो कैसे चेंजेस आ रही हैं इसके ऊपर, एटमॉस्फेयर के ऊपर। तो सबसे पहले वेदर चेंज होता है इससे, ये सब हर जी श्योर बंदे को पता चल रहा है कि हमारे वेदर कैसे चेंज होते हैं, वो सन की वजह से होते हैं, ठीक है। हवा का ज़्यादा चलना, विंड क्रिएशन, ओशंस पे वेव्स बनना यानी लहरें बनना, और रेन का आना यानी बारिश होना, और उसके बाद स्नो यानी बर्फ़बारी, ये सारे जो हैं वो एक्सटर्नल हीट इंजन की वजह से ये सारे चेंजेस आते हैं। उसके बाद जब ये हमारे पास वाटर स्लाइड्स यानी हिल्स से आता है स्ट्रीम में, लेक्स में, रिवर्स में और फिर सी में, ये सारा जो है वो
रेन की वजह से होता है, तो ये एक एजेंट इसको हम काउंट करते हैं जियोलॉजी की टर्म में। उसके आगे जो है वो ग्लेशियर्स, जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं, पहले तो बर्फ़बारी होती है तो ग्लेशियर्स बनते हैं, उसके बाद जब सन यानी चमकता है ज़्यादा तो वो पिघलते हैं, और उसकी वजह से जो है वो सेडिमेंट्स जो है वो कट के नीचे आते हैं उसके साथ साथ। तो ये सारा जो है वो एक्सटर्नल हीट इंजन की वजह से है। नेक्स्ट हमारे पास आ गई हैं जी ब्रांचेस। अब जियोलॉजी चूँकि एक वास्ट फील्ड है, इसमें बहुत सारी नेक्स्ट यानी फर्दर स्पेशलाइजेशंस होती हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी ब्रांचेस को हम उसकी देख लेते हैं। पेट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ रॉक्स एंड देयर कंपोनेंट्स, के कैसे रॉक्स बनती हैं या उसमें कौन कौन सी रॉक्स में कंपोनेंट्स ज़्यादा हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो सारा हम इसमें डिस्कस करते हैं। मिनरोलॉजी, जिसमें हम मिनरल्स आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि इस रॉक में कौन सा मिनरल पाया जाता है, या मिनरल्स हम डिस्कवर भी करते हैं अगर कोई रॉक जो हमें पहले नहीं पता हो और वो हम में मिल जाए, तो उसके मिनरल्स का एक पूरा टेबल बना हुआ है जिसमें 1200-1300 मिनरल्स लिखे गए हैं जियोलॉजी के, ये चलता है। उसके बाद इकोनॉमिक जियोलॉजी, यानी जब हम कोई हमें और मिलती है डिपॉजिट हुई हुई, तो उसको हम एस्टिमेट करते हैं पहले ही निकालने से कि क्या इसके निकालने की जो कॉस्ट है वो कम होगी और बेचने की ज़्यादा होगी, हमें प्रॉफिट मिलेगा, या निकालने के पे ही हमें इतने पैसे लग जाएंगे कि हम इसको बेचेंगे भी तो हमें कम पैसे मिलेंगे। तो ये सारा इसमें डिस्कस किया जाता है। उसके बाद मेन जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, सीरीज़ का टॉपिक है इंजीनियरिंग जियोलॉजी। ये इंजीनियरिंग जियोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि जियोलॉजी की क्या चीज़ें हम सिविल इंजीनियरिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब हमें सिविल इंजीनियरिंग में जियोलॉजी की एप्लीकेशंस को किस तरह से पढ़ना है या डील करना है, वो सारा हम इंजीनियरिंग जियोलॉजी में पढ़ते हैं। मिनरल्स, जो मटेरियल्स हमारे पास होते हैं वो सारे, और स्ट्रक्चर के कहाँ पे किस तरह की ग्राउंड है, उसके नीचे कौन कौन सी रॉक्स हैं, और हमें उसके ऊपर कैसी पाइलिंग डिज़ाइन करनी है, कैसी फाउंडेशन डिज़ाइन करनी है, ये सारा जो है वो। उसके बाद ग्राउंड वाटर और ये सारा जो है वो इसमें पढ़ा जाता है। मेगा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में हम जियोलॉजिकल स्टडी ज़रूर करवाते हैं, क्योंकि उसके हमें नीचे फाउंडेशन और ये सारा कुछ देखने के लिए अर्थ प्रूफ, फ्लड प्रूफ, ये सारी बहुत सारी टर्म्स जो हैं वो जियोलॉजी की मदद से हम अपनी बिल्डिंग्स की सेफ्टी के लिए या उसको बनाने के लिए हम देखते हैं। हाइड्रोलॉजी, जो पानी के बारे में है, स्टडी ऑफ वाटर इन अर्थ, इन रॉक्स एंड सॉइल इज टर्म्ड एज हाइड्रोलॉजी। पेट्रोलियम जो है वो जिसमें हम नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं, वो सारी स्टडी जो है वो अलग से एक फील्ड है। जियोफिज़िक्स, स्टडी ऑफ फिज़िकल फील्ड्स एंड इफेक्ट ऑफ अर्थ। ठीक है, जो हम जियोफिज़िक्स में पढ़ते हैं, यानी ग्रेविटी हो गई, मैग्नेटिक हो गई, ये सिस्मिक मेथड से हमने वो जो यानी डेप्थ्स फाइंड की गई हैं लेयर्स की, वो सिस्मिक मेथड से की गई हैं, क्योंकि इतना नीचे बोर तो किसी ने भी नहीं किया। ड्रिल तो हम कर ही नहीं सकते इतना नीचे के 600 किलोमीटर नीचे जाकर देखें कि अर्थ कहाँ पे ख़त्म होती है। तो ये सारा इससे हमें वो सारी यानी उसकी डेप्थ्स मिली हुई हैं। जियोकेमिस्ट्री, केमिकल सिस्टम ऑफ अर्थ, यानी कि कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं अर्थ में, जैसे हमें पता चला कि इनर कोर जो है वो ज़्यादातर आयरन की बनी हुई है, इस तरह से ये सारे इससे जियोकेमिस्ट्री से फाइंड आउट किए जाते हैं। फिजिकल जियोलॉजी, द प्रोसेस दैट शेप्स द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी एक्शंस ऑफ विंड और ग्लेशियर्स और ये सारा जो है वो फिजिकल जियोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डेवलप्स इन द क्रस्ट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये सारा हम इसमें पढ़ते हैं, यानी कि किस तरह से जो अंदर से फोर्सेस लग रही हैं और जो बाहर से फोर्सेस लग रही हैं वो किस तरह से क्रस्ट पे कौन कौन से इफेक्ट्स आ रहे हैं, ये सारा हम स्ट्रक्चर जियोलॉजी में पढ़ते हैं। सेडिमेंटोलॉजी, द सब्जेक्ट ऑफ सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट, सेडिमेंट्री रॉक्स चूँकि सेडिमेंट्स से बनते हैं, यानी जो पीसेस रॉक से टूट जाते हैं उनको सेडिमेंट्स बोलते हैं, तो उनकी डिपोजिशन कैसे होती है, वो ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, ये सारा हम आगे सेडिमेंट्री रॉक्स में पढ़ेंगे अभी उसका चैप्टर में इंशाल्लाह। नीचे आ गई जी इन्वायरमेंटल जियोलॉजी, इंटरफेस बिटवीन मैन एंड जियोलॉजी, यानी किस तरह से जियोलॉजी की वजह से मैन और उन दोनों के दरमियान इंटरफेस जो है
वो किस तरह से इफ़ेक्ट होता है, यानी जियोलॉजिकल हैज़र्ड्स क्या हैं, फ्लड्स, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक एरप्शंस, और ये सारी जो है वो इस ब्रांच में डील किया जाता है। स्टैटिक द कोरिलेशन ऑफ रॉक्स एंड डिफरेंट स्टाटा, यानी उसके नीचे किस तरह का स्टाटा है और उसको उसके साथ रॉक्स के साथ कोरिलेट किया जाता है, ये भी एक इसकी ब्रांच है। नेक्स्ट है जी जियोक्रोनोलॉजी, एज डेटिंग ऑफ रॉक्स, यानी कौन सी रॉक्स जब हम नीचे से निकालते हैं या फॉसिल्स निकालते हैं तो उसकी डेटिंग की जाती है, कार्बन डेटिंग यूजुअली, या मुख्तलिफ एनालिसिस से उसकी एज बताई जाती है कि कितनी पुरानी रॉक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आखिरी टॉपिक हमारी इस वीडियो का कि अर्थ की एज कितनी है। तो ये तकरीबन 45 मिलियन सेंचुरीज पुरानी है। अर्थ 45 मिलियन सेंचुरीज पुरानी है। मेट्रॉइड्स ऐसे पत्थर होते हैं जो हम समझते हैं कि ये दूसरे किसी प्लेनेट से आए हैं, तो ये उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। नेक्स्ट हमें बस ये टाइम स्केल से सिर्फ इतना सा डिस्कस करना है कि जो हम रिसेंटली कहते हैं कि जियोलॉजी में रिसेंटली ये एक्टिविटी हुई है, जैसे रिसेंटली ये जो है वो रॉक्स डेवलप हुई हैं, या रिसेंटली यहाँ पे ये लेयर आई है, या कोई भी रिसेंट जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो उसको हम कम से कम 3 मिलियन ईयर अगो समझते हैं कि ये रिसेंट का वर्ड 3 मिलियन ईयर से मुमासलत रखता है कि 3 मिलियन साल पहले ये काम हुआ था, तो उसको हम रिसेंट बोलते हैं। बाकी ये सारी डेट ईयर्स लिखे हुए हैं। जुरासिक में जो है वो 230 मिलियन ईयर है, इसी तरह बाकी सारे हैं। तो ये पीरियड्स के बारे में थोड़ा सा देख लें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।